विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, इसकी पृष्ठभूमि, कारण तथा परिणाम। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि समझेंगे, जिसके धरातल पर फ्रांसीसी क्रांति का वातावरण निर्मित हुआ। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। उस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। फ्रांस का राज दरबार शान शौकत से परिपूर्ण था, आकर्षण का केंद्र बना हुआ था यूरोप में। किंतु जनता की दशा शोचनीय होती जा रही थी। धीरे धीरे सम्राटों का अत्याचार, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे निरंकुशता शब्द आया है, निरंकुशता से तात्पर्य है ऐसा शासक जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, और स्वेच्छाचारी मतलब मनमानी तरीके से शासन करते थे, जनता की नहीं सुनते थे। उसमें फ्रांस का तत्कालीन फ्रांसीसी शासक जो था वो लुई 16वां था। उसका राज दरबार शान शौकत से भरा हुआ था। राजकोष धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। युद्धों के कारण राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया। तो इस तरह से विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में कुछ मुख्य अंश हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति के समय तत्कालिक शासक कौन था? लुई 16वां। उसका स्वभाव कैसा था? वह स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था, अयोग्य, विलासी और अनुभवहीन शासक था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ की राजकुमारी कौन थी? तो उसका नाम था मैरी एंटोनियो, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उसका स्वभाव जिद्दी और फिजूल खर्च करने वाली थी। इसके साथ साथ निरंतर चलते युद्धों में बहुत अधिक धन व्यय हुआ, जिसके कारण राजकोष पे अतिरिक्त व्यय खर्च हुआ। तो ये जो है इसके मुख्य अंश हैं, इसको आप नोट्स में अलग से लिख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि के पश्चात अब हम लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण पर चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक कारण पर अध्ययन करेंगे कि सामाजिक कारण ऐसे कौन से कारण थे सामाजिक, जिनके कारण जो है फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पादरी वर्ग पर अध्ययन करेंगे। फ्रांस में समाज में इनका मुख्य स्थान था पादरी वर्ग का। यह कैथोलिक वर्ग के उच्च पादरी या पुरोहित अथवा उच्च धर्माधिकारी होते थे, जो धनवान और जागीरों के मालिक होते थे। तो इनके पास अत्यधिक धन होता था। तो धन की अधिकता के कारण इनका चारित्रिक और नैतिक पतन होने लगा, और जनता इन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लगी थी। तो इस तरह से समाज में, कहने का तात्पर्य है कि पादरी वर्ग का जो समाज में स्थान था उच्च था, लेकिन इनके नैतिक पतन गिरने के कारण जनता जो है इनके प्रति जो है आक्रोश की भावना पैदा हो गई जनता के अंदर, और इस तरह से पादरी वर्ग के खिलाफ जनता जो है एकजुट होने लगी थी। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग का था। फ्रांस में कुलीन वर्ग सामंत, जिसके अंतर्गत सामंत होते थे, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे इस वर्ग में, और इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। ये कर नहीं जमा करते थे। तो करों में जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को करों से मुक्त रखा गया था। तो इस तरह से दोनों की व्यवस्थाओं के कारण जनता जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण जनता ने क्रांति करने के लिए विवश हुई। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण में हम निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से राजनीतिक कारण थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, राजनीतिक कारण में जो फर्स्ट पॉइंट है वो निरंकुश शासन है। निरंकुश शासन के अंतर्गत फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी थे, निरंकुश थे। स्वेच्छाचारी का मतलब जो जिस तरह से मन करता था उसी तरीके से शासन करते थे, मनमानी करते थे, अपनी इच्छा की बात सुनते थे, जनता की बात नहीं सुनते थे। और वे निरंकुश थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। जनता की सुख सुविधाओं और उनके हित का ध्यान नहीं रखते थे। जनता पर निरंतर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जनता उनके खिलाफ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिकों में असंतोष। फ्रांस के सैनिक युद्ध में लगातार लगे रहने के कारण रक्तपात से ऊब चुके थे, और उनकी दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी। ऐसे कंडीशन में वो जनता जो है एकजुट
तो हुई थी, साथ साथ सैनिक भी एकजुट होने लगे थे और सैनिकों में असंतोष की भावना भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण शासन प्रबंध। फ्रांस का शासन प्रबंध अत्यंत दोषपूर्ण था। वहाँ पर पृथक पृथक न्यायालय होते थे, कानून व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसके कारण जनता में इनके प्रति विद्रोह की भावना पनपने लगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण में जो मुख्य बिंदु है रिक्त राजकोष। एक राजकोष जो होता है किसी शासक को शक्तिशाली बनाता है, संपन्न बनाता है और वह अपने इसी राजकोष के बल पर ही शासन करता है। किंतु फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा का राजकोष खाली हो गया था। उसके कई सारे कारण थे, जैसे फ्रांस की सरकार जो थी दरबार की शान शौकत, ठाट बाट, युद्धों में मनमाने ढंग से धन का व्यय करना, ये सभी ऐसे कारण थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। यानी अर्थव्यवस्था का पर जो प्रभाव पड़ा, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसके कारण राजकोष रिक्त हो गया था और जनता पर करों का भार बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जनता ने विद्रोह किया। नेक्स्ट पॉइंट है जनता का आर्थिक शोषण। फ्रांस की सामान्य जनता करों के भार से दब चुकी थी। शासक वर्ग जनता का आर्थिक शोषण करते थे। ऐसी कंडीशन में जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, जो क्रांति के रूप में परिणित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च वर्ग को करों से मुक्त करना। यानी शासक वर्ग जो थे, कुलीन वर्ग जो थे, राज परिवार के जो लोग थे, पादरी वर्ग जो लोग थे, ऐसे लोगों को करों से मुक्त रखा गया था। जो इस तरह के नियम थे जिससे जनता आक्रोशित हुई और क्रांति करने के लिए प्रेरित हुई, एकजुट हुई। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अगला पॉइंट जो है जिसमें शिल्पकारों की बेकारी। तो शिल्पकार जो थे औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में मशीनों का उपयोग बढ़ गया था। मशीनों के प्रयोग के कारण जितने भी शिल्पकार थे, कारीगर थे, वे बेकार हो गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी और वो भी क्रांति के लिए प्रेरित हुए। तो इस तरह से ये सभी आर्थिक कारण थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। नेक्स्ट पॉइंट में है दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक जो होते हैं, दार्शनिक का मतलब होता है विचारक होते हैं, जो लेखक भी इसके अंतर्गत हैं। तो ये अपनी लेखनी के माध्यम से जनता को जो है जागरूक करते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू थे, वॉल्टेयर थे, इनका विशेष योगदान था। रूसो थे। इन लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को प्रेरित किया, जनता को जागरूक किया कि जो पुरातन व्यवस्था है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जनता इनके विचारों से प्रेरित होकर के इनकी रचनाओं को पढ़ने के माध्यम से जागरूक हुए और इसके पश्चात जनता ने जो है क्रांति प्रारंभ कर दी। प्रिय विद्यार्थियों, ये सब जो है फैक्टर जो थे फ्रांस की क्रांति के कारण थे। इसी क्रम में एक तात्कालिक कारण है जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था। यह अधिवेशन 5 मई 1789 को निर्धारित किया गया था। उस समय फ्रांस में सभी लोग असीम उत्साह से प्रेरित थे, किंतु कुलीन व पुरोहित वर्ग इस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए। इससे जनता नाराज़ हो गई और फ्रांस की क्रांति में इन्होंने जो है अपना ये फैक्टर जो है अपना विशेष योगदान किया, जो तात्कालिक कारण बना। और इस तरह से 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांस में क्रांति का सूत्रपात कर दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति के ये सभी जो है मुख्य कारण थे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति हुई और क्रांति के पश्चात उसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या प्रभाव हुए। तो जैसे फर्स्ट में आएगा, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। इसका तात्पर्य है कि पहले ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और उनके नियम व्यवस्था जनता के अनुकूल नहीं थे। तो इस तरह से जनता ने जो पुरातन व्यवस्था थी यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और उसके जगह पे उसके स्थान पर लोकतंत्र का बीज हुआ। लोकतंत्र में जनता को सुरक्षा, जनता को स्वतंत्रता,
जनता को अधिकार प्रदान किए गए। जो ये सारी चीज़ें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता को नहीं मिलते थे, जनता को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया जाता था, उस तरह के अधिकार जनता को नहीं दिए जाते थे। सेकंड पॉइंट में है फ्रांस से निरंकुश शासन तथा सामंतवाद का अंत हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में निरंकुश शासक हुआ करते थे। उनके नियम इस तरह से थे जो जनता का शोषण करने वाले होते थे। सामंतवादी व्यवस्था के कारण कृषि पद्धति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, किसानों का शोषण हो रहा था और फ्रांस की क्रांति के पश्चात ये दोनों व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और इस तरह से इसका इस परिणाम निकल कर आया। फ्रांस की क्रांति से यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना और मजबूत होने लगी। उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? जैसे फ्रांस की क्रांति से यूरोप के अन्य भागों में, तो फ्रांस की क्रांति से यूरोप के अन्य भागों में चूँकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, राष्ट्रीयता की भावना उच्च स्तर पर जा चुकी थी और ऐसी स्थिति में समानता की बात होने लगी थी, स्वतंत्रता की बात होने लगी थी, अधिकारों की बात होने लगी थी, जो कि इसके पहले जनता को नहीं प्रदान किया गया था। बंधुत्व की भावना पनपने लगी, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हो गई थी और ऐसे स्थिति में लोगों के अंदर मन स्थिति ऐसी बन गई थी कि जो एक दूसरे के प्रति उनके अंदर बंधुत्व की भावना पनपने लगी थी और ये चीज़ें मजबूत होने लगी धीरे धीरे। इसके पश्चात इस क्रांति ने समस्त विश्व की जनता को स्वतंत्रता की भावना का ज्ञान कराया। अभी तक लोग राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं प्रदान की जाती थी, उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे, लेकिन क्रांति के पश्चात विश्व के संपूर्ण देशों में इस तरह की भावना आने लगी कि नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपना विकास करता है। कोई भी नागरिक, कोई भी राष्ट्र तभी विकसित होगा जब वहाँ पे नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी, अधिकारों के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत। तो इस तरह से अधिकार और स्वतंत्रताएं लोगों को प्रदान की जाने लगी। इस क्रांति के पश्चात फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया और इसी से प्रेरणा पाकर जर्मनी, इटली, पोलैंड जैसे देशों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो ये क्रांति का जो था महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति के पश्चात इन देशों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। क्योंकि अभी तक जो है किसानों की स्थिति दयनीय थी, मज़दूरों की स्थिति दयनीय थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन जब प्रजातंत्र काबिज हो गया तो ये सभी स्थितियां मजबूत होने लगी, इन क्षेत्रों में विकास व सुधार की स्थिति बनने लगी। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस टॉपिक से आपके 4-5 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो बन रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी इसका धरातल कैसे था, किस धरातल पर फ्रांसीसी क्रांति विकसित हुई, अंकुरित हुई या प्रस्फुटित हुई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विविध रूपों में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी। सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन से थे, या सेकंड स्टेप में क्वेश्चन इसी तर्ज पे या इसी पैरेलल क्वेश्चन जो बनेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई या कौन सी उत्तरदायी परिस्थितियां थी जो फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने में अपना योगदान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम या फ्रांसीसी क्रांति से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा या फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से विविध प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अच्छे से प्रश्न को समझेंगे तो प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जाए उसका आप उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। धन्यवाद।